कैजे गुरु में आपका एक बार स्वागत है फिर से। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है डिस्कशन का मिसाइल प्रोग्राम, यानी जो भारत के मिसाइल प्रोग्राम है वो क्या है और मिसाइल किस तरह की होती हैं। हमने बहुत इसका नाम सुना होगा, प्रक्षेपास्त्र जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये मिसाइल्स होती क्या हैं या किस तरह की होती हैं, प्रक्षेपास्त्र कौन कौन से होते हैं, इसके विषय में आज हम डिस्कस करेंगे। इनके अंदर समझेंगे कि कौन किस तरह की मिसाइल्स होती हैं और उनका क्या कार्य और भारत का क्या इसके अंदर प्रोग्राम रहा है, या भारत की जो कौन कौन सी मिसाइल्स हैं जो इस समय हम प्रयोग में आ रही हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो मिसाइल की कैटेगरीज होती हैं उनको समझते हैं। ये 3 तरह की होती हैं। एक होती है आपकी नॉर्मल गाइडेड मिसाइल, जिसको हम कहते हैं गाइडेड मिसाइल होती है। दूसरी आपकी जो मिसाइल की कैटेगरी होती है वो होती है क्रूज मिसाइल, जो कि बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ हो रही है। और तीसरी जो कैटेगरी आपकी होती है मिसाइल की वो होती है बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसके ऊपर भी बहुत सारा रिसर्च चल रही है और जो बहुत से देश हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं अभी भी। बैलिस्टिक मिसाइल ये डेवलप हो भी चुकी है कुछ जगह, अधिकतर देशों में जो विकसित देश हैं या भारत जैसे देशों में भी, और कहीं कहीं अभी भी इसके ऊपर स्टिल रिसर्च कह सकते हैं या अभी भी डेवलपमेंट कार्य इन दोनों मिसाइल्स का चल रहा है, क्रूज और बैलिस्टिक्स मिसाइल का। तो 3 तरह की जो मिसाइल सिस्टम्स होते हैं वो आपके होते हैं। गाइडेड मिसाइल जो होती हैं वो आपकी एक नॉर्मली, जैसे हमारे प्रक्षेपास्त्र होते हैं जिसको कह सकते हैं, जैसे बम होते हैं उस तरह से उनको एक गाइडेड फॉर्म में एक लॉन्चर के थ्रू भेजा जाता है, या एक मिसाइल, छोटी मिसाइल होती है जिसमें आपने एक इंजन सिस्टम फिट कर दिया और वो जाके विस्फोट करेगी या जाके अपने टारगेट को हिट करती है। यहीं पे एक जो दूसरी मिसाइल आती है वो आपकी जो क्रूज मिसाइल होती है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने लगी है। उसमें क्या होता है, उसमें आपका एक जेट इंजन होता है। इसमें डिफरेंस क्या होता है, एक जेट इंजन होता है। तो जेट इंजन का काम क्या होता है कि जेट इंजन जो है इसको स्पीड से बहुत तेज़ फेंकता है। ये आपकी सुपरसोनिक हो सकती है, सबसोनिक हो सकती है या हाइपरसोनिक हो सकती है। ध्यान रखने वाले हाइपरसोनिक, सबसोनिक और सुपरसोनिक, यानी जो इसकी स्पीड होती है बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकती है, कम तेज़ भी हो सकती है और इससे कम तेज़ हो सकती है। तो ये साउंड के या आवाज़ की गति के अनुसार हाइपरसोनिक, सबसोनिक और सुपरसोनिक कैटेगरी होती हैं। इसको भी हम कभी विस्तार से आगे डिस्कस करेंगे कि क्या होती है और कैसे काम करती है, क्योंकि आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो मिसाइल से संबंधित रहने वाला है। तो इसका टारगेट क्या होता है कि आपका एक ज्वलनशील पदार्थ या आपका एक कह सकते हैं विस्फोटक होता है, जिसको ये लेके जाती है और अपने टारगेट को हिट कर देती है, जो टारगेट आपका सेट करते हैं। और ये जेट इंजन से होती है तो ये बहुत तेज़ जाती है। उसके अलावा ये आपका जो नॉर्मली भूमि आधारित या आपके जो समुद्र आधारित लक्ष्य होते हैं, उनको तोड़ने के उनको भेदने के लिए इसका प्रयोग होता है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ है, ये आपकी हवा से ये इसको भी अभी हम समझेंगे कि कौन-कौन सी कैटेगरी होती है, हवा से हवा में कौन-सी मार कर सकती है, हवा से ज़मीन पे कौन-सी मार कर सकती है। तो ये जो होती है जो क्रूज़ मिसाइल्स होती हैं, इनका मेन कार्य क्या होता है कि भूमि आधारित या जो समुद्र आधारित लक्ष्य होते हैं, उनको ये हिट करती है, उनको ये टारगेट करती है। और ये बहुत ज़्यादा सटीकता से अटैक करती है, बहुत ज़्यादा सटीकता से इसका हमला होता है, जो आपके क्रूज़ मिसाइल्स होती हैं इनका। उसके बाद जो बैलिस्टिक होती है, जिसके अंदर क्या होता है, आपका एक सब और आर्टिकल कह सकते हो, सब ऑर्बिटल बैलिस्टिक पाथ होता था, जिसका प्रक्षेपण जब भी किया जाता है तो वो आपके नॉर्मली जब हम परमाणु हथियारों को ले जाते हैं या किसी को हमें टारगेट अपना पता है, उसके अंदर क्या होता है, आप स्टार्टिंग में पूरा रूट आप इसको गाइड करते हो स्टार्टिंग में। उसके बाद क्या होता है, जिसके अंदर एक कंक्षीय यांत्रिकी किसको कहते हैं, जिसको ऑर्बिटल मैकेनिटर कहते हैं, मैकेनिटर, वो क्या करता है, इस मिसाइल को डिलीवर करता है, यानी कि जहाँ पे इसको अटैक करना है वहां पे ले जाके इसको हमला करता है। इसका जो एक एग्जाम्पल था वो सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक V2 बम होते थे, जिसका टारगेट था, ये जर्मनी में उस टाइम पे बनाए थे और इन V2 बम्स को टारगेट किया गया था ब्रिटेन और फ्रांस के लिए। तो काफी सारे पेरिस में भी गिरे, लंदन में भी काफी सारे बम गिरे थे, लेकिन वो काफी सारे बम जो थे वो उस समय नहीं फटे थे। वो आज भी काफी साल तक मिलते रहे हैं आपके V2 बम। तो ये इसका जो पहला कह सकते हैं प्रारंभ था वो यहाँ पे हुआ था, जहाँ पे क्या होता है, आप स्टार्टिंग में एक गाइडेंस दे देते हो और उसका टारगेट सेट कर देते हो कि ये बैलिस्टिक मिसाइल को अब इस टारगेट को हिट करना है। फिर उसके बाद उसके अंदर जो सब आर्टिकल आपका ऑर्बिटिकल बैलिस्टिक रूट होता है, यानी पाथ होता है, पथ होता है, वो उसका डेस्टिनेशन पे ले जाके डिलीवरी कर देता है। अब यहाँ पे क्या है, इसमें कई सारे सिद्धांत और भी होते हैं। अभी हम इसको बहुत डिटेल में समझेंगे कि डिफरेंस बेसिकली क्या आता है। होता क्या है कि इसके अंदर जो इंजन होते हैं, जो रॉकेट के इंजन होते हैं, वो इस्तेमाल किए जाते हैं।
जो आपके जैसे क्रूज मिसाइल के अंदर जेट के इंजन होते थे, यहाँ पे हमारे रॉकेट के इंजन यूज, रॉकेट इंजन यानी कि जो जिससे हम लोग अंतरिक्ष में अपने उपग्रह वगैरह भी भेजते हैं, तो वो जो रॉकेट इंजन होता है वो आपका बैलिस्टिक मिसाइल में इस्तेमाल किया जाता है। और ये आपका जब यहाँ से उठती है तो ये पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर निकल गई, फिर यहाँ पे गई, फिर ये डेस्टिनेशन में वापस अटैक करती है। तो इस सरफेस पे इसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, यानी इसको इंटरसेप्ट जो किया जाएगा जब वो आपके इस क्षेत्र में आएगी, यहाँ पे तो कोई माध्यम है ही नहीं, मीडियम है ही नहीं। तो जब ये वायुमंडल क्षेत्र से यहाँ से ऊपर से निकल गई सब आर्टिकल क्षेत्र के अंदर, फिर क्या हुआ कि यहाँ पे इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया कि यहाँ पे, इसलिए ये जो होती बहुत ही खतरनाक टाइप की होती है जिसको कह सकते हो, क्योंकि ये सारी मिसाइल तो जब तक आपको आप उसको इंटरसेप्ट नहीं करोगे आप समझ ही नहीं पाओगे कि मुझे इसे तोड़ना है या ब्रेक करना है या मारना है। अगर ये नीचे नीचे चल रही है आप उसको दूसरी मिसाइल लगाओगे नीचे से मार दोगे, यानी उसके जो सेफ्टी अब आपका रक्षा प्रणाली है उसके थ्रू आप इसको मार सकते हो। लेकिन जो अगर आप इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं जब तक, तब तक इसको मारना बहुत मुश्किल है। और फिर क्या हो गया कि वो आपके पास ऊपर आ गई। अब जब ऊपर आ गई तो जब तक अगर आप मारोगे भी तो भी वो हो सकता है आपके अटैक कर दे, नीचे ही गिर जाए, या ये भी हो सकता है कि आपको समय ही ना मिले उसको मारने के लिए। तो ये कई सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। और इसके अंदर जो आपका ईंधन होता है वो भी आपका रॉकेट का ईंधन इस्तेमाल होता है। तो कई सारी चीजें ऐसी जो इस बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर आपको मिलेंगी, जो नॉर्मल फीचर्स में नहीं मिलती हैं। इसके लिए भारत के अंदर भी बैलिस्टिक मिसाइल के लिए एक डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम भी चला है। इसके विषय में भी हम आगे चर्चा करेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि क्या है। तो अभी थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर समझने की कोशिश करते हैं कि मिसाइल्स जो होती हैं वो आपकी किस तरह से काम कर रही होती हैं, किस तरह की होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम भारत के मिसाइल कार्यक्रम की बात करें, तो जो भारत का मिसाइल कार्यक्रम था, वो कब से प्रारंभ हुआ, क्या उसकी स्टार्टिंग थी, उसको हम समझते हैं। तो भारत का जो मिसाइल का प्रोग्राम था वो लगभग आपका शुरुआत सबसे पहले चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका, इनके पास जो था एक पूरा मिसाइल प्रोग्राम था, यानी इंटीग्रेटेड जिसको कहते हैं मिसाइल इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये इन लोग जो है प्रोग्राम ये चला रहे थे, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं IGMDP, एकीकृत मार्ग इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम या एकीकृत मार्गदर्शित मिसाइल विकास कार्यक्रम। तो ये पूरा जो होता है ये भारत ने भी प्रारंभ किया। इससे पहले इनके भारत ने प्रारंभ नहीं किया था। भारत ने कब शुरू किया, इसके ऊपर जो है 1960 के लगभग भारत ने कार्य शुरू किया था। 1960 में इस प्रोग्राम की जो कहते हैं शुरुआत की थी। लेकिन वहां पे क्या था, हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान के कार्य मेन थे, क्योंकि बैलिस्टिक का क्षेत्र मेन जो होता है वो आपका अंतरिक्ष अनुसंधान से शुरू होता है। तो वहां पे हमने शुरू किया था 1960 के दशक में। लेकिन जो मिसाइल के लिए आप कह सकते हो प्रमुख रूप से वो हमने कब शुरू किया, वो 1983 में, 1983 में भारत ने स्वदेशी मिसाइल सिस्टम को बनाने के लिए कार्यक्रम या इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की प्रॉपर। यहाँ पे जो सबसे पहले हमारी मिसाइल थी वो कौन सी आई थी, पृथ्वी। पृथ्वी जो है भारत की सबसे पहली मिसाइल सीरीज थी जो हमने स्टार्ट की थी। और उसके बाद हमने इसका परीक्षण किया। उसके बाद जो पृथ्वी मिसाइल के बारे में भी हम समझेंगे कि कौन कौन सी इसके अंदर कितनी मिसाइल्स होती हैं या कितनी इसके इसके वर्जन कितने आए, उसके जो प्रारूप थे वो कितने आए। उसके बाद जो हमारा दूसरा प्रमुख मिसाइल सिस्टम था वो था अग्नि का। अग्नि जो मिसाइल प्रणाली थी इसके ऊपर भी 1979 में कार्य शुरू हुआ था, 1979 में। और इसका पहला परीक्षण जो किया गया था वो 1989 में किया गया था। लेकिन उसके बाद की जो सरकारें थी उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा शायद दबाव में रहा हो या जो भी परिणाम स्वरूप रहा हो उस समय, वो वहां पे स्टॉप कर दिया। इस प्रोग्राम के ऊपर आगे कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। यहाँ पे हमने क्या किया था, अग्नि एक का परीक्षण किया और अग्नि एक के परीक्षण के उपरांत हमने इसको होल्ड कर दिया। इस पूरे प्रोग्राम को हमने रोक लगा दी। फिर ये प्रोग्राम जो था ये कब आगे बढ़ा, ये आपका 1990 के टाइम में आते आते ये काफी बंद हो गया। फिर 1998 जब हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी श्रीमान प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए दोबारा से इसको नई दिशा दी। और फिर हमने क्या किया, अग्नि 2 का जो परीक्षण किया और उसके बाद फिर अग्नि 3, अग्नि 4, ये पूरे प्रोग्राम आपके चलते गए। ये हमारा 2002 के अंदर इसका परीक्षण हुआ, अग्नि 2 का। तो अग्नि 2 जो था जिसको हमने कहा गया आपका इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कहा गया, यानी IRBM के फॉर्म में आपका इसका स्थापना हुई। और ये एक जो अग्नि कार्यक्रम था उसको हमारा काफी ज्यादा यहाँ पे प्रमोशन मिला, यानी कह सकते हो काफी ज्यादा इंकरेजमेंट मिला। तो अग्नि और पृथ्वी ये दो भारत के प्रमुख प्रोग्राम थे जो
जो आपके मिसाइल रक्षा प्रणाली या मिसाइल प्रणालियों में प्रयोग में आए। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कौन-कौन से इसके अंदर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक इसकी टेबल भी आपके लिए रखी हुई है। तो ये क्या था, पृथ्वी 1 जो था ये आपका टैक्टिकल प्रकार की थी नॉर्मल, और इसका 1000 किलो पेलोड। पेलोड क्या होता है, जो आपका हमला करने के लिए जितना आपका किग्रा वजन जिसको लेके वो उड़ सकती है। इसके अलावा इसमें आपके परमाणु वॉरहेड भी लिए जा सकते थे। एटॉमिक वॉरहेड्स के साथ ये हमला करने में सक्षम थी। यहाँ पे इसकी ईंधन जो था एकल चरण का ईंधन होता था और ये तरल ईंधन क्षमता होती थी। तो ये आपकी 1988 से सेवा में आई थी और अभी भी भारत की सेना के पास इसकी बटालियन है और वो उसका प्रयोग करती है। उसके बाद ये हमारा बढ़ता गया। पेलोड जो है इसका वजन टोटल इतना था और ये इतना पेलोड लेके जा सकती थी। उसके बाद जो मारक क्षमता थी पृथ्वी 2 की उसको बढ़ा दिया गया यहाँ पे। यहाँ पे भी आप देखिए मारक क्षमता लगभग 600 किलोमीटर तक इस समय है और 1000 किलोमीटर का 1000 किग्रा का ये पेलोड ले जा सकती है। ये 2004 से सेवा में मानी जा रही है। काफ़ी उन्नत किस्म की और छोटे हमले करने के लिए, यानी छोटे क्षेत्र में अगर आपको अटैक करना है, रक्षा प्रणाली भी है इसकी हमारे पास, उस सब के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद थोड़ा-सा इसी में और आगे देखते हैं तो क्या है हमारे पास, जो अग्नि श्रेणी की है, जो हमारा प्रमुख लंबी दूरी के मिसाइल से मार करने के लिए जो क्षमता है, वो हमने अग्नि के प्रोग्राम के अंतर्गत डेवलप की है या विकसित की है। वो हमारी जो थी स्टार्टिंग में आपकी एसआरबीएम थी, शॉर्ट रेंज थी, फिर उसके बाद मीडियम रेंज आई, फिर इंटरमीडिएट रेंज आई, उसके बाद हमारे पास आईसीबीएम आ गई, यानी इंटर कॉन्टिनेंट लेवल की हो गई। अब आप ये आपकी मारक क्षमता जो है लगभग 6000 5500 से 8000 किलोमीटर तक की है। ये देखिए ये आधिकारिक रूप से बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो घोषित नहीं भी की जाती हैं, या उनकी घोषणा आप टेस्टिंग कह सकते हो नहीं कर सकते, क्योंकि आप यहाँ से 10,000 किलोमीटर की मारक क्षमता है। ये जो हम अग्नि 6 जिसकी बात कर रहे हैं, जो अभी आने वाली है, आने वाले समय में हमारे पास अग्नि 6 हो जाएगी, जो कि 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा की मार कर सकती होगी। तो इसके विषय में बहुत ज़्यादा कोई भी आपको सटीक जानकारी जो है कोई भी देश नहीं देगा। उसका रीज़न क्या होता है कि ये सुरक्षा से संबंधित होती हैं देश की। लेकिन एक जो आपकी पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म जिसको कहते हैं, यानी कि सार्वजनिक रूप से जो जानकारी उपलब्ध होती है, उसके आधार पे कोई भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो ये जितनी भी जानकारी यहाँ पे आ रही है, ये पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म की जानकारी, यानी कि आप सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी है, जो भारत के सरकार के द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित है। तो वो क्या है कि आपका इतना पेलोड ले जा सकती है और इतनी दूर तक ये क्षमता, इसकी मारक क्षमता होगी। ये सारे ही परमाणु आयुध ले जाने में संपन्न मिसाइलें हैं, यानी कोई भी आपका परमाणु बम ले जाके ये किसी भी जगह पे मारने की क्षमता रखती है। इसकी रेंज जो होती है वो अलग-अलग रेंज होती है। वो रेंज यहाँ पे आप देख सकते हो, 1200, 2000, 3000, 4000, कितनी रेंज किस तरह की मिसाइल की है। ये अग्नि का हमारा कार्यक्रम चल रहा है और ये कब से आई है? 2002 से सेवा में आई। इससे अलावा टेस्टिंग मैंने आपको बताई थी। इससे पहले कब थी हमारे पास? 1988-89 जब हमने ये पूरा प्रोग्राम स्टार्ट किया। 83 में हमने इसकी स्टार्टिंग की थी। अब आगे इसी में थोड़ा-सा और बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास कौन-कौन सी मिसाइल की प्रणालियाँ होती हैं या कौन-सी भारत के पास मिसाइल की क्षमताएँ हैं। जब हम बात करते हैं कम दूरी की, तो हमारे पास पृथ्वी का पूरी सीरीज़ है, पृथ्वी 1, 2, 3, 4, और प्रहार करके एक मिसाइल और भी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि प्रहार का काम क्या है। मध्यम दूरी में आपके अग्नि मिसाइल्स आती हैं, जबकि आपकी जब या इंटरमीडिएट दूरी या अंतर महाद्वीपीय दूरी की बात आती है, तो हमारे पास अग्नि 4 और अग्नि 5 जैसी मिसाइलें भी हैं। इसके अलावा कुछ मिसाइल्स होती हैं जो आपकी पनडुब्बी प्रेषित होती हैं, तो उसके विषय में भी थोड़ा-सा समझते हैं आगे कि कौन-कौन सी मिसाइल प्रणालियाँ हमारे पास अवेलेबल हैं और उनके क्या कार्य हैं। तो सबसे पहले जो समझने वाली चीज़ है वो क्या होती है? सतह से सतह पे मार करने वाली मिसाइल, यानी सतह से सतह जिसको हम कहते हैं, सतह से सतह पे मार। सतह से सतह यानी कि आप जो है सरफेस से सरफेस अटैक कर रहे हैं, ज़मीन पे हैं आप एक जगह भूमि पे, और उसी भूमि पे आपको दूसरी जगह पे अटैक करना है। तो उसके लिए हमारे पास है पृथ्वी मिसाइल है, उसके बाद हमारे अग्नि मिसाइल है। ये दोनों हमारे प्रमुख मिसाइल्स हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। इसके अलावा क्रूज़ मिसाइल्स में भी आपकी ब्रह्मोस मिसाइल आती है, हमारी जो क्रूज़ मिसाइल है, वो भी आपकी मार करती है। और जो ब्रह्मोस है वो इस टाइम बहुत ही खतरनाक एक हाइपरसोनिक टाइप की मिसाइल है, जिसका काम क्या है कि आपका आप छोड़ेंगे, हाइपरसोनिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्पीड में जाती है। इसके विषय में भी आपसे बताऊँगा कि इसका गणना किस तरह से की जाती है। सोनिक क्या होता है, साउंड की वेव्स के अकॉर्डिंग, और उसके बाद हाइपरसोनिक में
क्या उसकी स्पीड हो सकती है। तो उसके विषय में भी हम कभी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम समझ रहे हैं कि कौन-कौन सी हमारे पास मिसाइल सिस्टम्स अवेलेबल हैं। तो ये जो आपकी मिसाइल होती है, हाइपरसोनिक मिसाइल है आपकी ब्रह्मोस, वो भी हमारी सतह से सतह पे मार करने वाली मिसाइल है। उसके बाद जो हमारी एक और मिसाइल होती है, वो होती है टैंक भेदी मिसाइल। तो इसकी एक बार हम आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़ा-सा इसकी एक लिस्ट को देखने की कोशिश करते हैं कि कौन-कौन सी मिसाइल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। उनकी एक पूरी समरी लिस्ट अगर हम आपको डिस्प्ले कराते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं तो कौन-कौन से हमारे पास जो मिसाइल सिस्टम्स थे, वो सारे क्या थे? सबसे पहले हमारे पृथ्वी आते हैं, जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल जिसको हम कहते हैं। तो वो हमारे सतह से सतह पे मार करने वाली मिसाइल सिस्टम है ये। जहाँ पे आपकी पृथ्वी मिसाइल है और एक हमारे पास प्रहार मिसाइल भी है, जो हम इसको इस्तेमाल करते हैं सतह से सतह पे। उसके बाद अगर थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं, मध्यम दूरी की अगर बैलिस्टिक मिसाइल की हम बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास अग्नि श्रेणी की मिसाइल सिस्टम है। अग्नि श्रेणी की जो है इसका अग्नि और पृथ्वी ये आपकी बैलिस्टिक मिसाइल के साथ-साथ आपकी परमाणु क्षमता या परमाणु वॉरहेड को भी ले जा सकने की क्षमता रखती है। इंटरमीडिएट में हमारे पास अग्नि 3 और अग्नि 4 की श्रेणी आती है। अग्नि 1 और अग्नि 2 जो है वो आपके अग्रिम श्रेणी के लिए, जो आपके अब कम दूरी पे अगर आपको मारना है तो उसके लिए प्रयोग की जा सकती हैं। 3 और 4 के बाद जो हमारी 5वीं और छठी आती है, ये हमारी अंतरमहाद्वीपीय कहलाती है या इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहलाती है, जो कि आपकी दूर की जो क्षमता है, यानी बहुत दूर तक अगर आपको मार करना है, 5000 किलोमीटर इससे अधिक के क्षेत्र में मार करना है, तो उसके लिए आप इनको प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम दूसरी जो हमारी क्षमता होती है, वो होती है हमारी परमाणु पनडुब्बी या पनडुब्बी जो होती है, उसके थ्रू प्रक्षेपित की जा सकने वाली मिसाइल्स की श्रेणी की कैटेगरी की हम बात कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपके जो परमाणु पनडुब्बियाँ या जो भी हमारी पनडुब्बियाँ होती हैं, अगर उनके द्वारा आप किसी भी मिसाइल को फायर करना चाहते हैं, प्रक्षेपित करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास है के-15 सागरिका। ये इसको आप पनडुब्बी से भी प्रक्षेपित कर सकते हैं, जो लगभग 700 किलोमीटर दूर तक जाके मार सकती है। जबकि के-4 एलएसबीएम ये भी इसका परीक्षण चल रहा है, ये भी आपकी मध्यम दूरी की परमाणु पनडुब्बी से प्रक्षेपित की जा सकने वाली होगी और इसकी मारक क्षमता होने की लगभग 3500 किलोमीटर की संभावना है। जबकि के-5 जो है, वो आपकी अभी अनुसंधान डीआरडीओ द्वारा विकासधीन पानी के नीचे का जो प्लेटफ़ॉर्म होता है, यानी कि अंडर वाटर आप इसको लॉन्च कर सकते हैं और मारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। उसके बाद हमारे पास एक शौर्य भी प्रक्षेपास्त्र उपलब्ध है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 1100 किमी है। प्रहार आपका जो अभी हमने ऊपर बात की थी, एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको भी डीआरडीओ ने बनाया है, क्योंकि बहुत सी ऐसी मिसाइल्स होती हैं, जब आप युद्ध की भूमि में होते हैं, तो वहाँ पे आपको छोटे एरिया में या पास के एरिया में 100, 200, 500 किलोमीटर के एरिया में भी फायरिंग करना पड़ सकती है। ब्रह्मोस जो है, वो हमारा ब्रह्मोस 2 और ब्रह्मोस 1, ये एक रूस के सहयोग से बनाया हुआ कार्यक्रम है और ये एक आपकी हाइपरसोनिक मिसाइल है। जो आपकी ब्रह्मोस 1 है, इसको भारत इस समय एक्सपोर्ट भी कर रहा है, यानी बेच भी रहा है, अन्य देशों को बेच रहा है ये। उसके बाद हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो होती हैं, वो आपकी हाइपरसोनिक यानी स्पीड जो होती है उसकी, वो हाई स्पीड होती है, इसके ऊपर उड़ते हैं। निर्भय जो है हमारी एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये भी डेवलप की गई है बिना निर्भय अर्थात बिना भय के। धनुष हमारी एक और प्रक्षेपास्त्र है, जो नौसैनिक उपकरण है आपका पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखने वाली होती हैं, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपका इनमें से कौन सा प्रक्षेपास्त्र धनुष जो है वो किस प्रक्षेपास्त्र का नौसैनिक रूप है, या पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का नौसैनिक रूप, इनमें से कौन सा, इस तरह की चीज आ सकती है। नाग हमारी एक टैंक रोधी मिसाइल है, ये कई सारे एग्जाम में पूछा भी गया है कि नाग मिसाइल का कार्य क्या होता है। तो नाग जो है आपकी एक प्रणाली है या मिसाइल सिस्टम है, जो आपके टैंक्स को भेदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आकाश जो है वो आपका जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल, यानी इसको आप अंतरिक्ष से फायर कर सकते हो, जो आपके पृथ्वी के ऊपर फायरिंग करेगी। त्रिशूल भी आपका जमीन से हवा में मार करने वाला एक आपका मिसाइल है, जो लगभग 9 किलोमीटर, यानी कोई अगर नीचे उड़ता हुआ आपको जहाज मिलता है या कोई भी इस तरह का वो है आपका ड्रोन या इस तरह की कोई भी चीज़ है, जिसको आप यहाँ से मार सकते हैं। बराक एक भारत और इज़राइल के बीच लंबी दूरी तक मार करने वाला सिस्टम है और ये काफ़ी अच्छा टेक्नोलॉजी बराक सिस्टम की भी है, जिसको अभी यूक्रेन युद्ध में अगर आप देखें, तो यूक्रेन ने भी इज़राइल से लेने की कोशिश की थी, जिसको इज़राइल ने मना कर दिया। यहाँ पे हम थोड़ा-सा और समझ लेते हैं एक चीज़, कि जो आपका एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम होता है, ये क्या करता है कि ये आपकी जो, जैसे अभी हमने बात की थी कि जो वायुमंडल से आती हैं घूम के
घूम के आती हैं आपकी मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइल। तो जैसे ही वो वायुमंडल के बाहर से आती हैं, उनको रोकने के लिए एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम होना चाहिए। अभी हमने क्या किया, रूस से S-400 लिया है, जिसके थ्रू हम जो भी मिसाइल्स आ रही हैं उनको रोकने के लिए हम यूज करें। लेकिन हमारा पृथ्वी और इसके अलावा एक और एयर एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ऑलरेडी टेस्टिंग के फेज में है। तो उस सिस्टम के थ्रू हम क्या कर सकेंगे, आने वाले भविष्य के आने वाले समय में हम उन जो मिसाइलें आ रही हैं उनको रोकने के लिए अपना एक सिस्टम बना सकेंगे। अमेरिका के पास भी अपना है, रूस के पास भी अपना सिस्टम है। इसके बाद अमेरिका का थर्ड है मिसाइल सिस्टम। उसके अलावा आयरन डोम जिसको कहते हैं वो इसराइल का है, लेकिन वो छोटे रॉकेट लॉन्चर्स या नीची जो मिसाइल्स आती हैं उनको रोकने के लिए, और वो कम दूरी के ऊपर अटैक को रोकने के लिए ज़्यादा मजबूत है आयरन डोम सिस्टम जो है। जबकि थर्ड जो है वो यूएस अमेरिका का है। उसके अलावा जो S-400 S-300 ये आपके मिसाइल सिस्टम है वो रशिया के हैं। S-500 भी इस समय रशिया ने अपना डेवलप कर लिया है। S-400 वो बेच रहा है। चाइना के पास को भी उसने S-400 मिसाइल सिस्टम दिया है। भारत ने भी S-400 मिसाइल सिस्टम लिया है, इसकी कई सारी बैटरीज ली हैं। इसके बारे में भी कभी हम बात करेंगे कि बैटरीज क्या होती हैं और इसका काम क्या होता है। थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं, एक बार मिसाइल प्रणालियों को भी समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी मिसाइल प्रणाली है भारत के पास। जैसे भी हमने बात की कि जो मिसाइल प्रणाली सबसे पहले हमारे कब किससे शुरुआत हुई थी, पृथ्वी से शुरुआत हुई थी, जो सबसे पहले भारत का मिसाइल कार्यक्रम था। पृथ्वी के बाद अभी हमने जो देखा कि कई सारी मिसाइल प्रणालियां आई, तो उसमें आपकी उसके बाद जो थी वो आपकी अग्नि आई। अग्नि मिसाइल प्रणाली आई आपकी भारत की। अग्नि के बाद जो हमारे पास मिसाइल के और भी कई सारे कार्यक्रम हुए। ये पृथ्वी और अग्नि तो दो महत्वपूर्ण प्रोग्राम जिसको हम कह सकते हैं जो हमारे चलते रहे। उसके बाद हमारे पास जो मिसाइल प्रणालियां आई वो आपकी आई त्रिशूल और धनुष। त्रिशूल आया, उसके बाद हमारे पास जो दूसरी प्रणाली आई उसका नाम था धनुष। धनुष प्रणाली के बाद हमने किया नाग का मिसाइल सिस्टम यूज किया, जिसको हम कहते हैं टैंक रोधी क्षमता, जिसके थ्रू हमने डेवलप की अपनी। नाग मिसाइल के बाद हमारे पास आकाश मिसाइल है। आकाश मिसाइल का काम है आपका पृथ्वी से और आकाश में कोई भी अगर आपका जहाज उड़ा या कोई भी इस तरह का इक्विपमेंट है जिसको आप मानना चाहते हैं। एक प्रमुख और हमने रॉकेट लॉन्चर प्रणाली विकसित की, जिसको अभी अरमानिया ने भी परचेज करने के लिए किया है और यूज कर रहा है। इसका नाम है पिनाका मल्टी बैरल लॉन्चर। अगर कभी आप 26 जनवरी की परेड वगैरह देखिए तो उसके अंदर भी ये सारी आपकी दिखाई जाती हैं, उनका प्रदर्शन किया जाता है। तो पिनाका मल्टी बैरल लॉन्चर जो था वो बहुत ही फेमस है। इससे लगभग 44 सेकंड में 44 सेकंड्स में 72 रॉकेट दागे जा सकते हैं। अब आप समझ सकते हो कितना ज्यादा। ये आपका एक एक ट्रक होता है, उसके ऊपर ये पूरी की पूरी प्रणाली चलती है, तो ये बहुत तेजी से ले जा सकते हैं आप। इसके बाद इसका जो विकास था वो हम कह सकते हैं 1986 में प्रारंभ हुआ था और लगभग 1992 में इसके ऊपर कार्य इसका पूरा हो गया, 1992 में। तो ये एक इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण प्रणाली है। और भारत के क्योंकि रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह जो होते हैं वो आपके थल युद्ध होते हैं, यानी जो आपके छोटे एरिया के युद्ध हो रहे हैं या थल क्षेत्र के जो युद्ध हो रहे हैं, वहां पे बहुत अधिक काम करते हैं, वहां पे बहुत अधिक लाभदायी होते हैं। तो पिनाका रॉकेट लॉन्चर प्रणाली जो है इसके ऊपर भी ये हमारी सेना में इस समय यूज की जाती है। उसके बाद हमारे पास जो एक और मिसाइल है वो है निर्भय मिसाइल। के बाद है हमारे पास प्रहार मिसाइल। तो ये दोनों मिसाइल के कार्यक्रम, तो ये सारे बेसिकली क्या था, ये भारत के जो कार्यक्रम है, विभिन्न प्रोग्राम है, उनकी सीरीज है। तो उन सीरीज के इन मिसाइल्स को हम कह सकते हैं या लॉन्च किए गए हैं। इसके बाद हमारा एक शौर्य आती है, इसके बारे में भी अभी हमने बात की थी। ये भी आपका मध्यम दूरी की मिसाइल है जिसका परीक्षण हो चुका है। सागरिका हमने जो बात की थी, जो आपकी परमाणु पनडुब्बी या कोई भी पनडुब्बी से आप किसको दाग सकते हैं या प्रक्षेपित कर सकते हैं, सागरिका K-15। इसके ऊपर इसके अलग जो कई सारे वर्जन है उसके ऊपर भी डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। तो यहाँ समझने की चीज क्या है, एक और यहाँ पे अभी विकसित श्रेणी में है, विकासशील श्रेणी में आप कह सकते हो, एक सूर्य मिसाइल भी है। ये क्या होगा, ये भी समुद्र से प्रक्षेपित की जा सकने वाली बैलिस्टिक मिसाइल होगी। तो उसी तरह से इसके अंदर लक्ष्य अलग होंगे, चरण अलग होंगे, तो कई सारी चीजें होती हैं जिसको अभी बहुत ज्यादा इसकी डिटेल भी हमारे पास नहीं होती, लेकिन ये लगभग कह सकते हैं सूर्य मिसाइल जो 8 से 10,000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम होगी।
तो ये काफ़ी लंबी मिसाइल होने वाली है जो जब आपकी लॉन्च हो। उसके बाद जो भारत का सबसे महत्वपूर्ण एक प्रोग्राम रहा है किसी भी मिसाइल के बाद, क्योंकि एक ऐसी मिसाइल है जो आप एक बार फायर कर दीजिए तो उसको सामान रोकना लगभग नामुमकिन है, वो है हमारी ब्रह्मोस मिसाइल। तो ये अगर एक बार फायर हो गई तो इसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि विद इन सेकंड्स और मिनट्स जो है ये जाके अपने डेस्टिनेशन को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ये प्रणाली जो थी बहुत ही अत्याधुनिक प्रणाली है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, और ये इसका एक बार ये कहीं पे प्रक्षेपित किया जा कर दिया जाए तो उसके बाद इसका मार्ग परिवर्तन इतना आसान नहीं होता, या जब तक आप सोचोगे कि मुझे परिवर्तन करना है उतनी देर में इसका पूरा का पूरा ये अपने टारगेट को हिट कर देगी। ये जो है बेसिकली ब्रह्मोस जो था, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की एक मस्कावा नदी है, उन दोनों के नाम को मिलाते हुए इस नाम को रखा गया है। और ये भारत और रूस के यानी रशिया के बीच में जो समझौता हुआ था उसके बाद पे ये डेवलप किया गया। डीआरडीओ हमारी तरफ से था और रूस की आपका एक एनपीओ करके ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जिनके दोनों के सहयोग से ये डेवलप की गई है हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम। ये लगभग 300 किलोमीटर तक अपने लक्ष्य को एकदम आसानी से भेज सकती है, 200 से 300 किलोग्राम वॉरहेड के साथ। तो इसका जो है इसको जो इसके अलावा आप इसको फायर कर सकते हैं, आपको मिस ज़मीन से प्रक्षेपित कर सकते हैं। इसके लिए हम अभी पनडुब्बियों और युद्धपोत कहीं से भी इसको हम प्रक्षेपित भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिस्टम है और ये 2016 से आप कह सकते हो या उससे पहले से भी ये आपके सेना के सहयोग में हो रहा है या प्रयोग किया जा रहा है। उसके अलावा जो है अ, दूसरी चीज़ एक यहाँ पे क्या है कि आपका ये जो है इसका ब्रह्मोस 2 वर्ज़न यानी इसका जो वर्ज़न 2 है वो उसके ऊपर भी अभी कार्य चल रहा है। तो उस कार्य से क्या होगा, ये मिसाइल डेवलपमेंट के लिए जब आएगा तो ये इससे अधिक इसकी क्षमता होगी या इसकी जो रेंज होगी वो इससे अधिक होगी। उसका एक रीज़न था यहाँ पे जो इसकी रेंज 300 किलोमीटर रखी गई थी, उसका भी एक रीज़न था कि रूस ने एक समझौते पे हस्ताक्षर किए हुए हैं, वो एमटीसीआर करके होता है समझौता, जिसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय मिसाइल तकनीक संधि जिसको कहते हैं या मिसाइल कंट्रोल संधि यानी कि नियंत्रण संधि भी कहते हैं। तो इससे इसके अंदर क्या है कि आप जैसे रशिया ने अगर उसमें साइन कर दिया है तो वो क्या करेगा, भविष्य में भारत की तभी सहायता करेगा जो 300 किलोमीटर या उससे कम रेंज की कोई भी देश अगर जो उसने उसके ऊपर समझौता किया हुआ है वो 200 से 300 किलोमीटर से अधिक की रेंज की मिसाइल को बनाने के लिए सहायता नहीं करेगा, यानी तकनीक की सहायता नहीं करेगा। तो इस वजह से ये जो ब्रह्मोस थी, इसकी जो रेंज थी उस समय 300 किलोमीटर ही रखी गई थी। लेकिन अब जो ब्रह्मोस 2 चल रहा है यानी इसके ऊपर भारत स्वयं कार्य कर रहा है अभी मुख्य रूप से, तो वो आपकी इसकी क्षमता इससे अधिक होने की भी पूरी संभावना है और होगी भी। तो ये थी भारत की कुछ मिसाइल प्रणालियाँ और इनके बारे में डिटेल विषय। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है, क्वेश्चन्स हैं तो उनको आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको उन क्वेश्चन्स को जल्द से जल्द उत्तर देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।